हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने सोशियोलॉजी के लेक्चर की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान है। मैं बिलोंग्स करता हूँ नौफल्स एकेडमी, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद, सिंध से। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए। और साथ में अगर आप मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। चलें डायरेक्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये लेक्चर नंबर 8 है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने उसके लिंक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उधर से पिछले लेक्चर्स की तरफ जा सकते हैं। थ्योरीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस दफ़ा। थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म है। याद रखिए, मैं सीएसएस को मद्देनज़र रखते हुए ये पाकिस्तान के अंदर जो एग्ज़ाम होता है सीएसएस, उसके हवाले से सोशियोलॉजी को मैंने फोकस किया हुआ है। सिलेबस को उस हिसाब से जो है वो लेके चल रहा हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, आप कहीं और किसी मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और आप अगर उर्दू समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं, तो आपके लिए ये उतनी ही बेनिफिशियल हो सकती हैं। थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ मैं इब्तिदा में बता दूँ कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ साइनोनिमस टू फंक्शनलिज्म इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर बोथ टर्मिनोलॉजीज आर सेम, ऑलमोस्ट सेम, with no differentiation. Functionalism and structural functionalism are both same in terms of sociology. Okay, तो आगे चलते हैं और बिना टाइम ज़ाय किए व्हाट आर द मेन थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज इन सोशियोलॉजी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो दरअसल माशरे के अंदर सोशियोलॉजी के अंदर कर क्या रहा है, वो सोशियोलॉजी के अंदर करता क्या है, सोशियोलॉजी करती क्या है। तो वो माशरे के अंदर सोशल चेंजेस को ऑब्ज़र्व करती है, उसके रीज़न्स को तलाश करती है कि माशरा तब्दील क्यों हो जाता है। 500 साल पहले माशरा कैसे थे, कैसा था, अब कैसा हो गया, लोग कैसे थे, अब कैसे हो गए। चलो ठीक है कि टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन लोगों ने उठना बैठना तब्दील कर दिया, मिलने जुलने के तरीके बदल गए, रिश्तों के तकाज़े बदल गए। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या अवामिल है, सोशोलॉजिस्ट इन सारी चीज़ों को देखता है। ठीक है जी। सोशोलॉजी कैन बी एक्सप्लेन बाय मोर देन 4 थ्योरीज़। यहाँ पे असल में 4 थ्योरीज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है मैंने कि यहाँ पे थ्योरीज़ ज़्यादा भी हैं, लेकिन इस वक्त 4 को फोकस किया हुआ है। सीएसएस के सिलेबस की ऐसे फोकस किया हुआ है। परेशान मत होइए, अगर आपने इन 4 को भी समझ पढ़ लिया तो आप सोशियोलॉजी के तमाम आस्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे। तकरीबन तमाम बड़े बड़े मुफक्किर जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं उनको भी आप समझ जाएंगे और पढ़ भी लेंगे। Sociology can be explained by more than 4 theories, but these are the most popular and useful theories in recent days. Number 1 evolutionary theory, number 2 symbolic interaction theory, number 3 structural functionalism theory or functionalism, and number 4 conflict theory. So today we are going to discuss about structural functionalism theory or functionalism. सो लेट्स स्टार्ट। मेजर फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट्स आर, जो फंक्शनलिज्म के हवाले से जो बड़े नाम हैं उसमें फर्स्ट नेम इज़ इमाल दुलखैम, बॉर्न इन 1858 एंड डाइड इन 1917। तो नया दौर का फ़िलासफ़र है और 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान रहा। और ये समझ लीजिए सोशोलॉजी ख़ुद भी जो है वो 19वीं सदी के अंदर ही जो है सोशोलॉजी का ऑफिशियली आगाज़ होता है। वैसे तो इब्न खुल्दून को लोग सोशोलॉजिस्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं उसकी थ्योरी ऑफ असबिया की वजह से, लेकिन ये कि ज़्यादातर यूरोपियंस कहते हैं कि ये ऑगस्ट कॉम्ट जो है वो उसने इसको 19वीं सदी के अंदर इस टर्म को ईजाद किया और ऑफिस उसी ने ही सोशोलॉजी का खोला। लेकिन बहरहाल अभी हम इस बात पे नहीं है। माइल दुरखेम हो गए, फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं, ये फ्रांस से इसका ताल्लुक़ था। इसके अलावा टैलकट पैरसन जो हैं, ये भी जो हैं ये नए दौर के फ़िलासफ़र हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं। ही इज़ एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट टैलकट पैरसन, और जो है ही इज़ आल्सो फंक्शनलिस्ट। एंड नेक्स्ट नेम इज़ रॉबर्ट किंग मैर्टन, born in 4th July 1919 and died on 23rd February 2003। सो ये तो बहुत ही रिसेंट फ़िलासफ़र है और ही वॉज एन अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट अगेन। तो ये 3 फ़िलासफ़र्स को आप हमेशा याद रखिएगा फंक्शनलिज्म के हवाले से। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज़ अ सोशोलॉजिकल थ्योरी एम्फसिस ऑन व्हाई एंड हाउ सोसाइटी फंक्शंस। ठीक है जी। तो आपको पता चला कि फंक्शनलिज्म why it is called functionalism theory। so इसलिए कि emphasis करती है, emphasis on why and how society functions। okay, so through the relation
शिप बिटवीन द वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दरअसल कहती है कि सोसाइटी बनती है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के जुड़ाव से। जब इंस्टीट्यूशंस आपस में जुड़ते हैं तो जो है वो सोसाइटी बनती है। वो इंस्टीट्यूशंस को भी हम देख लेंगे, ठीक है जी। फिर वो कहती है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एम्फसाइजिंग ऑन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशंस that make up society, for example government, law, education, religion। तो आपको पता चला कि अगर यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशन कह रहा है सोशोलॉजिस्ट, तो इंस्टीट्यूशन वो किसको कह रहा है? वो गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन कह रहा है। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, कानून एक इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन तालीम शिक्षा जो है वो एक एजुकेशन है, रिलीजन धर्म मज़हब दीन ये एक रिलीजन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फंक्शनलिज्म आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। तो आपको ये याद रहे, मैंने पहले भी क्लियर कर दिया कि दोनों साइनोनिमस हैं, साइनोनिमस टू ईच अदर। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म बोथ आर द सेम टर्मिनोलॉजीज। आगे चलते हैं। कहता है स्ट्रक्चरलिज्म एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी चेंज एंड सर्वाइव ओवर द टाइम। तो ठीक है जी, ये भी बताता है कि किस तरह से सर्वाइव किया फंक्शनलिज्म थ्योरी के ज़रिए से, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी के ज़रिए से आपको पता चलता है कि बाय द टाइम कैसे इन्होंने जो है वो सर्वाइव किया। आगे चलते हैं। कहता है कि फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शंस फॉर सोसाइटी। ठीक है जी, हर इंस्टीट्यूशन एक जुदा किस्म का पिलर देता है सोसाइटी को, एक उसको बुनियाद फराहम करता है, एक सहारा देता है, ठीक है जी। फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सीक्स पॉजिटिव अप्रोच एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। फंक्शनलिज्म जो होता है एक मस्बत अंदाज को ख़ास तौर पे अपने मद्देनज़र रखता है। फंक्शनलिज्म जो है वो मस्बत पॉजिटिव अच्छे अंदाज को जो है वो अपने जहन में ज़्यादा रखता है। मिसाल के तौर पे अगर क्राइम भी हो रहा है तो कहता है कि यार क्राइम अच्छा है सोसाइटी के अंदर, ये नेचुरल है, क्राइम नेचुरल है, ठीक है जी। अगर कोई बगावत हो रही है, रिबेलियन हो रहा है, तो वो कहता है कि ये भी दुरुस्त है, इसकी भी वजह है, सोसाइटी के अंदर रिबेलियन भी होता है और इससे भी जो है वो तब्दीली आती है सोसाइटी के अंदर। अगर रिबेलियन नहीं हो तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये है फंक्शनलिज्म। अब आप देखिए हर चीज़ को पॉजिटिव आप कहें भाई ये तो कोई हम जैसा हो तो वो कहे कि भाई रिबेलियन वगैरह नहीं होने चाहिए, भाई रिबेलियन से तो भाई ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। वो कहता है नहीं जनाब, रिबेलियन भी होने चाहिए, ठीक है जी। ये डेवियंस होने चाहिए, यानी कि आप जो है वो ऐसे लोगों को रद्द नहीं कर सकते जो डेविएंट होते हैं, यानी कि मुनहरिफ उर्दू में कहते हैं, मुनहरिफ हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुनहरिफ को क्या कहते हैं, बट ऐसे जो कि हमेशा माशरे की दूसरी दिशा में चलते हैं, मकसद वो उलट चलते हैं, वो जो है वो डेविएंट्स होते हैं। मकसद ये कि उनको आप हमेशा देखेंगे कि माशरे की आम डगर से हट के वो चल रहे हैं। पहले आगे चलते हैं। कहता है कि थ्रू सम पैरामीटर्स, अब वो पैरामीटर्स क्या हैं वो अब आप देख लिए, कलेक्टिव कॉन्शियंस है, ठीक है जी। कलेक्टिव कॉन्शियंस क्या है? वो कहता है कि कलेक्टिव कॉन्शियंस जो है नंबर 1 पे कहता है कलेक्टिव कॉन्शियंस इज़ एन अवेयरनेस, ठीक है जी। ये अवेयरनेस है, ये कलेक्टिव एक माशरे के अंदर एक जनरल अवेयरनेस बन जाती है किसी भी वजह से, ठीक है जी। और परसेप्शन है, एक नतीजे पे आ जाते हैं, सब लोग अपने तजर्बात से एक चीज़ परसीव कर लेते हैं। So again I will recall this terminology in English language, that collective conscience is an awareness or perception in fundamental sociological concept that refers to the set of shared beliefs, ideas, attitude and knowledge that are common to social group और सोसाइटी। तो कहने का मकसद यही है कि ये कलेक्टिव जो है वो कॉन्शियंस किस तरीके से बनती है। तो कहता है कि सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, नॉलेज होती है दैट आर कॉमन टू द सोशल ग्रुप ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोशल ग्रुप के अंदर कुछ कॉमन बिलीव्स होते हैं,
यानी कि अगर अब इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ तो यहाँ पे कॉमन बिलीफ मोर देन 95% लोगों का ये है कि अल्लाह एक है, इस्लाम हमारा मज़हब है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे नबी हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, रमज़ान आ रहे हैं रोज़े रखेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियस है, अवेयरनेस है, परसेप्शन है ये, और ये आइडियाज़ हैं और उसी की बुनियाद पे एटीट्यूड है। तो ये जो है वो आपने समझा, द कलेक्टिव कॉन्शियस a set of sociological norms by which society and its members abide, common assumptions about how the world works, gives a sense of moral unity। तो यहाँ पे वो एक moral unity का भी सेंस प्रोवाइड होती है जब कलेक्टिव कॉन्शियस पैदा होती है सोसाइटी के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस इज जेंडर नॉर्म्स कंसर्निंग हाउ पीपल ड्रेस एंड एक्ट। अब आप देखें कि कलेक्टिव कॉन्शियस ये है कि जेंडर नॉर्म्स आ जाती हैं, कि जेंडर नॉर्म्स ये कि लड़की कैसे कपड़े पहनेगी, लड़का कैसे कपड़े पहनेगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको और एक बियॉन्ड ले जाऊं तो इस्लामी माशरे के अंदर औरत जो है वो हिजाब लेगी, मर्द को हिजाब लेने की ज़रूरत नहीं है, सर को ढांप ले। तो ये देखिए जेंडर नॉर्म्स बनती जा रही हैं कि किस तरह से किसी भी माशरे के अंदर, अगर आप इस्लामिक सोसाइटी के अंदर हैं तो आप इस तरीके से बिहेव करेंगे, आप अगर किसी इंडियन कल्चर के अंदर हैं तो वहाँ किसी और तरीके से बिहेव करेंगे, आप यूरोपियन कल्चर में अमेरिका के अंदर है तो आपका ड्रेस, आपका सेटअप कुछ और हो सकता है। वहाँ पे लड़कियाँ पैंट शर्ट आमतौर पे पहन लेती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो लड़कियाँ पैंट शर्ट आमतौर पे बिल्कुल नहीं पहनती हैं। तो ये चीज़ें आप देखें कि किस तरीके से जेंडर नॉर्म्स कंसर्निंग हाउ पीपल ड्रेस एंड एक्ट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वैल्यू कंसेंसस, वैल्यू कंसेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैल्यू कंसेंसस क्या है देख लेते हैं। कहता है सोशोलॉजिस्ट लाइक दुर्खेम सेज वैल्यू कंसेंसस people agree around a set of shared norms and values। यानी कि people जो हैं वो जमा हो जाते हैं और मान लेते हैं कि भाई यही हमारी वैल्यू है, यही हमारी अक़दार हैं, यही हमारी कदर हैं, यही हमारे जो हैं वो रीति रिवाज हैं और हम इनके ऊपर जो हैं वो राज़ी हैं। ठीक है जी। द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेंटेन अ वैल्यू कंसेंसस इन सोसाइटी। अब वो कहता है कि इसके लिए आप जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, वो एजुकेशन देती है, उसका एक सिलेबस डिज़ाइन करती है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सिलेबस अलग होगा, उसके अंदर जो है वो हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हमें 2 नेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है, हमें जिन्ना के अफ़कार बताए जाते हैं, इकबाल के अफ़कार, इकबाल की आइडियोलॉजीज़ बताई जाती हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजीज़ बताई जाती हैं। मेरे इंडिया में सुनने वाले लोग जानते हैं कि वहाँ पे यकीनन जो है वो इकबाल या जो है वो जिन्ना को नहीं पढ़ाया जाता होगा, वहाँ पे किसी और तरीके से एजुकेशन दे के आपके वैल्यू कंसेंसस डेवलप किए जाते हैं। तो वैल्यू कंसेंसस जो है वो ज़रूरी हैं। आपकी एक सोच होनी चाहिए, आपको पता आपकी जो कौम बनती है, आज जो 5 साल का बच्चा है जब वो तालीम हासिल करके 15 साल बाद 20 साल का एक नौजवान होगा तो वो तालीम ही है जो कि उसके दिमाग का पूरा खाका डेवलप कर देती है। और ये तालीम जो है वो रियासत तय करती है कि हमने अपनी आने वाली नस्ल को क्या तालीम दे के किस तरह से उसकी रियासत, उसके जहनी खाके को डेवलप करना है, उसका जहन किस तरह से हमने बनाना है, उसकी मेंटल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन करने हैं। तो ये वैल्यू कंसेंसस बनता है इस तरीक़े से। बड़ा होशियार है भाई दुर्खेम, क्या बात है सोशोलॉजिस्ट की, कमाल जो है वो सोशोलॉजी सब्जेक्ट है। अ सोसाइटी फंक्शन वेल व्हेन there is broad agreement about values, this is achieved through socialization including education। और देखिए वो कहता है कि सोसाइटी अच्छा तब बिहेव करती है, एक सोसाइटी वाकई में सोसाइटी के तौर पे तब बिहेव करेगी जब वो वैल्यू कंसेंसस पे होगी। आप ये देखिए कि हम जो है वो एक इस्लामिक स्टेट के तौर पे रहते हैं। इंडिया के अंदर जो मेरी ज़बान सेम तरीके से समझ रहे हैं, इस वजह से मैं इंडिया वालों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो है वो ये एक जो है वो सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर मींस के स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन। तो आप ये देखिए कि वहाँ पे इंडिया के अंदर एक सेक्युलर वे ऑफ ट्रीटमेंट है in terms of laws, in terms of development of social values and value consensus।
तो वहाँ पे एक डिफरेंट तरीके का तालीमी माहौल होगा, वहाँ पे एजुकेशन के टॉपिक्स कुछ और होंगे, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के टॉपिक्स कुछ और होंगे। और ये वो बारीकियाँ हैं जनाब जो कि एक सोशलॉजिस्ट बहुत हकीकत के करीब रहते हुए समझता है, और उसके अंदर इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की भी सलाहियत होती है। वो इंडिया जाता है तो वो इंडिया के लोगों की मेंटालिटी को पहले से समझ रहा होता है कि यहाँ पे उनका मेंटल डिज़ाइन क्या है। वो पाकिस्तान में होता है तो वो पाकिस्तान के अंदर के मेंटल डिज़ाइन को समझ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उनके वैल्यू कंसेंसस कुछ और हैं। अगर वो अमेरिका में खड़ा होगा तो उसको उसके वैल्यू कंसेंसस पता होंगे। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशियोलॉजी जो है वो मदर ऑफ़ ऑल सब्जेक्ट्स है। मेरा ये मानना है कि मैथ और मैथमेटिक्स ज़रूर हर सब्जेक्ट की अपनी अहमियत है, लेकिन सोशियोलॉजी जो है वो आपको लोगों से जूझने का तरीक़ा बताती है, आपको बताती है कि आपने किसी जगह पे किस तरह से बिहेव करना है। द एब्सेंस ऑफ वैल्यू कंसेंसस इज़ एनॉमी अ स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस। ये जो है वो दुरखेम की एनॉमी की जो है वो डेफिनेशन भी आ गई। और कि जब माशरा जो है वो एब्सेंस में चला जाता है वैल्यू कंसेंसस में, तो वो एनॉमी में चला जाता है। तो आपको पता चला कि एनॉमी इज़ द एब्सेंस ऑफ वैल्यू कंसेंसस। जब आप एक जगह पे पूरा सोसाइटी एक यानी सोसाइटी का मकसद है कि मेजॉरिटी, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी जो है वो वैल्यू कंसेंसस पर हो, तो फिर जो है वो अगर उसकी एब्सेंस हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है, तो एनॉमी हो जाती है। और एनॉमी क्या है? स्टेट ऑफ नॉर्मलेसनेस, यानी कि अब हर कोई अपने तरीके से बर्ताव कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई ठीक है, मैं तो ऐसे रहूँगा और ऐसे ऐसे मेरे को जीना है। दूसरा कह रहा नहीं, मुझे ऐसे जीना है। तो बहरहाल ये आप समझ गए। आगे चलते हैं। एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है। कहता है द फंक्शनलिस्ट theory of education focuses on how education serves the need of society। अब ये एजुकेशनिस्ट जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमने माशरे को किस तरह से एजुकेट करना है ताकि एक सोसाइटी डेवलप कर सकें, सोसाइटी की नीड्स जो हैं वो सर्व हो सकें। आप ये याद रखिएगा, अब हम इस वक्त फंक्शनलिज्म पढ़ रहे हैं, जहाँ पे कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोसाइटी को जो है वो आगे लेके जाते हैं। ये है फंक्शनलिज्म। ठीक है जी। द थ्रू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स encouraging social cohesion and sorting of students। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सॉर्ट कर दिया जाता है। हर तरह के माशरे में से स्टूडेंट्स को निकाला जाता है। इंजीनियर्स, डॉक्टर, सब कुछ अलग किया जाता है। ये एजुकेशन करती है, उनमें स्किल्स को डेवलप करती है, उनके अंदर सोशल कोहेजन को इनकरेज करती है कि भाई हम एक मुल्क हैं, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमेरिकन हैं, हम अमरीकी हैं, हम जो है वो इंडियन, हम इंडियन हिंदुस्तानी हैं। जो वो मकसद एक कोहेजन जो है वो पैदा करी जाती है, और ये एजुकेशन करती है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट, द रोल ऑफ स्कूल इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी। वो कहता है कि स्कूल का रोल, एजुकेशन का रोल ऐसा है कि माशरे को ये एक फैक्ट्री है जो कि दूसरे इंस्टीट्यूशंस के लिए लोग प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट में जो लोग जाते हैं वो भी स्कूल से ही होके ही तो जाते हैं ना। जो सियासतदान होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्या? जो लॉ में जाते हैं, जो जज वगैरह वकील होते हैं, क्या पढ़ के नहीं जाते हैं? स्कूल नहीं देखा होता उन्होंने? तो वो कहता है कि ये तो वो आमाज का है, ये तो वो भट्टी है जहाँ से के सारे जो है वो कुंदन होके निकल रहे हैं, सारे के सारे बन के निकल रहे हैं इस कारखाने से। ठीक है जी। फैमिली, ये तो बेसिक यूनिट है सोसाइटी का, आपको पता है। सोशियोलॉजी के अंदर अगर आपको नहीं पता फैमिली, तो फिर आप सोशियोलॉजी में कर क्या रहे हैं? तो वो कहता है फंक्शनलिस्ट सेज दैट फैमिलीज आर एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। फंक्शनलिस्ट जो है वो कहता है कि फैमिलीज़ जो हैं वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फैमिली प्ले अ की रोल इन स्टेबलाइजिंग अ सोसाइटी को स्टेबलाइज रखने में फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। द फैमिली फंक्शंस टू प्रोड्यूस एंड सोशलाइज चिल्ड्रेन। एक फैमिली है जो कि बच्चे बनाती है, एक फैमिली के अंदर बच्चे पैदा होते हैं। अगर फैमिली नहीं हो तो बच्चे नहीं हो, तो प्रोड्यूस करती है बच्चों को और फिर उन बच्चों को सोशलाइज करती है।
यानी कि उनको स्कूल भेजती है, उनको नॉर्म सिखाती है, उन्हीं वहीं से वो अक़दार डिफरेंट अक़दार सीखते हैं, डिफरेंट रीति रिवायतें सीखते हैं। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ सोशोलॉजी, ईच आस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इज़ इंटरडिपेंडेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटीज़ स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग एज अ होल। तो कहता है कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि सोशोलॉजी में कि हर आस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है, हर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पे मुनहसर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन जो है वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को चला रहा है या वो विदाउट किसी डिपेंडेंस के चल सकता है। उसकी एग्जांपल वो देता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन और फैमिली। पाकिस्तान के अंदर सरकार जो है वो मैट्रिक तक तालीम फ्री देती है। यहाँ पे हम आपको शायद ना पता हो, सरकारी स्कूलों के अंदर कोई पैसा नहीं लिया जाता और ना किताबें भी फ्री मिलती हैं, यहाँ तक कि स्कूल का ड्रेस तक फ्री मिलता है। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो देती है। हालांकि ये अलग बात है कि सरकारी स्कूलों की तालीम की वो क्वालिटी नहीं है। बहरहाल सरकार जो है वो क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है बच्चों को और ऑफ द फैमिली, विच टर्न टू पे द टैक्सेस ऑन विच द स्टेट डिपेंड्स टू कीप इट सेल्फ रनिंग। तो फैमिलीज़ क्या करती हैं, वो उसको टैक्स देती हैं। तो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन भी चलता है, फैमिली का इंस्टीट्यूशन भी चलता है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन भी चलता है। तो आप देखिए सारी की सारी चीज़ें हो रही है। आगे क्राइम, अभी क्राइम क्या है भाई, क्राइम कहता है फंक्शनलिस्ट बिलीव दैट क्राइम इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। वाह वाह, ये एक नई बात आ गई कि जुर्म भी जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है सोसाइटी के लिए। चलें देखते हैं कैसे। तो वो कहता है फंक्शनलिस्ट सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्राइम इनएविटेबल है, इससे बचा नहीं जा सकता, ये सोसाइटी के अंदर होगा। दे सी दैट क्राइम इज़ अ नेचर ऑफ सोसाइटी रादर दैन इंडिविजुअल। वो कहता है कि ये किसी एक आदमी का कसूर नहीं है, क्राइम ये सोसाइटी की नेचर है। क्राइम जो है वो सोसाइटी की नेचर है, ये जो है वो बेसिकली जो है वो किसी इंडिविजुअल की का जो है वो किया धरा नहीं होता क्राइम। एमाइल दुर्खेम थोराइज्ड दैट क्राइम एग्जिस्ट्स in all societies because it reaffirms moral boundaries। वो कहता है कि क्राइम हर सोसाइटी में मौजूद है। ऐसा नहीं कि अमेरिकन सोसाइटी बहुत महज़ब हो गई या ब्रिटिश सोसाइटी बहुत महज़ब हो गई है तो वहाँ पे क्राइम कम हो गए या नहीं है, और इंडियन और पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर जो है वो क्राइम ज़्यादा, ऐसा नहीं है। और साथ में बता रहा है कि वो रीअफर्म करती है मोरल वैल्यूज़ को, नए सिरे से मोरल अखलाकी अक़दार को जो है वो दोबारा से खड़ा करती है, वो आपके रीति रिवाज को जो है वो दोबारा से नए सिरे से खड़ा करती है। डेवियंस, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है मेरा। चलें जी डेवियंस को देखते हैं। डेवियंस क्या है? डेवियंस कहता है कि इन सोशियोलॉजी डेवियंस डिस्क्राइब्स एन एक्टर और बिहेवियर दैट वायोलेट्स सोशल नॉर्म्स इंक्लूडिंग फॉर्मली इनेक्टेड रूल। वो मुझे इस पर हबीब जालिब की जो है वो नज़म का वो हिस्सा याद आ गया है कि मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। तो वो वही बात है कि वो जो लोग होते हैं ना ये डेविएंट होते हैं, ये डेविएंट लोग होते हैं जो कि जो है वो इनकार कर देते हैं सोशल नॉर्म्स पे अमल करने से, इंक्लूडिंग फॉर्मली इनेक्टेड रूल्स, जो कि एक फॉर्मली तौर पे इनेक्टेड रूल्स होते हैं उन्हीं को मानने से इनकार कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल डेविएंट्स कौन हो सकते हैं? वो क्राइम हो सकता है, डेविएंट मीन्स क्राइम इज़ आल्सो अ डेविएंस। ठीक है जी, एक तो हमने भी सेपरेटली देखा क्राइम को उसमें, लेकिन डेविएंस के अंदर भी क्राइम हो सकता है। और अगर एक डेविएंट के अगर डेविएंस के सब्जेक्ट तले जो है वो क्राइम हो रहा है तो उसकी कुछ थोड़ी सी अलग डिफरेंट जो है वो फीचर होंगे, वो भी हम देख लेते हैं। डेविएंस आल्सो डिस्क्राइब एज इनफॉर्मल वायोलेशन ऑफ नॉर्म्स, रिजेक्टिंग फोक वेज एंड कस्टम्स। यानी कि एक लड़की है वो जो है वो नहीं मानती अपनी फैमिली की, वो कहती है कि नहीं मैं नहीं ऐसा मानती और मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो अपने अंदाज से जीऊँगी, तो वो डेविएंट हो गई है, वो जो है वो कस्टम्स को इनकार कर रही है। ठीक है जी, बहरहाल डेविएंस जो है उसको आगे देखते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किंग मेर्टन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेविएंस बेस्ड अपॉन दीज क्राइटेरिया। अब आप डेविएंस की 5 चीज़ों को देखेंगे आप काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। नंबर 1 कहता है कन्फर्मिटी। One example is when person drinks and drives because friends do it, or because friends assure that person he or she can safely do so. So यहाँ पे conformity क्या है?
कन्फर्मिटी ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने कन्फर्मिटी की वाली एग्जांपल तो नहीं ली जो यहाँ पे दी है, ये तो ये क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो खैर शराब आदमी नहीं पी सकता, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये लॉफुल होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये लॉ है कि वहाँ पे आप शराब पी के जो है वो गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन जो है वो कन्फर्मिटी क्या है, ये डेविएंस क्रिएट करती है कन्फर्मिटी कि आप देखें माशरे की नॉर्म्स को वो रिजेक्ट कर रहा है। वो कैसे रिजेक्ट कर रहा है कि उसको लोग कहते हैं अबे नहीं यार कुछ नहीं होता यार, तू गाड़ी चला लेगा, चला चला गाड़ी चला बे, कुछ नहीं होगा भाई, इतना तू तू ड्रिंक का मास्टर है, तुझे कुछ नहीं होगा, नशे से कुछ नहीं होता, तू गाड़ी चला लेगा। तो वो डेविएंट हो जाता है और वो कन्फर्मिटी में आ जाता है और लोग उसको वो कर देते हैं मजबूर के, वो डेविएंट हो जाता है, वो नॉर्म्स को, कस्टम्स को, फोकवेज को तोड़ता है और वो गाड़ी नशे में चलाना शुरू कर देता है। कभी कभी सही भी चल जाती है और कभी कभी कोई ख़तरनाक हादसा हो भी सकता है। इसी तरह यहाँ मैंने देखा है कि बच्चे उस मजबूर करते हैं दूसरे बच्चे को कि अपने मुँह पे कलर कर ले। तो देखो बच्चे ने अपने मुँह पे कलर कर लिया और जो है वो ये भी एक डेविएंस का एक छोटी सी हल्की सी मिसाल है कि जो है वो आप देखिए कि कन्फर्मिटी हो रही है, बच्चा मजबूर कर रहा है कि तू भी कर ऐसा, तू भी कर, चल तू भी कर, तू कर सकता है, कुछ नहीं होगा। तो ये ठीक है जी। दूसरा नंबर पे आपको डेविएंस समझना है तो आपकी समझ में आएगा इनोवेशन से। इनोवेशन तो आपके लिए बड़ा नया लफ्ज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनोवेशन इज़ मॉनिटरी सक्सेस थ्रू क्राइम इज़ इनोवेशन इन डेविएंस। अब आपने देखा क्राइम का आ गया लफ्ज़, लेकिन यहाँ पे यह है कि आप मॉनिटरी सक्सेस हासिल करने के लिए रिश्वत ले लेते हैं। ठीक है जी, आपने अपने ही डिपार्टमेंट में कोई ऐसा तरीका बना लिया कि जो है वो उस तरीके से आप पैसा पैदा करने लगे, तो आपने इनोवेशन करी, आपने खुद ही सोचा कि यार अगर मैं ऐसा अपने सीट पे बैठा हूँ, इस सीट पे बैठ के अगर मैं ये यहाँ पे ऐसे करूँगा तो मेरी 4 पैसों की आमदनी हो जाएगी। हालांकि वो असल में कस्टम को तोड़ना है, रिवायत को तोड़ना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तोड़ना है, डेविएंट कर रहे हैं आप, लेकिन जो है वो इनोवेशन हुई है मॉनिटरी सक्सेस के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो रिट्रीटिज़म जो है ये भी एक जो है वो डेविएंस की किस्म है कि एन अल्कोहलिक हु इज़ अनेबल टू सस्टेन अ रेगुलर जॉब एंड एंड्स अप होमलेस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ रिट्रीटिज़म। यानी कि देखें आप जो है वो बिल आखिर जो है वो नशे के हाथ मजबूर हुए और आपने नशे की वजह से दुनिया में जो है वो आपने जो है वो नॉर्म्स को फिर तोड़ा, डेविएट हुए आप, तो ये भी जो है वो आपने रिट्रीट किया है, रिट्रीटिज़म हो गया ये। आप किसी भी, तो अल्कोहलिज्म है, कोई और भी नशा हो सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ और तरह की एक तस्वीर दिखाई है आपको। तो ये आप अपनी जान से तो जा ही रहे हैं, आप अपनी नौकरी से जा रहे हैं, अपने स्टेटस से जा रहे हैं, आप अपने ख़ानदान से जा रहे हैं, आप जो है वो डेविएंट हो गए। तो चौथा जो है इसके अंदर वो अब आ रहा है रिबेलियन। अब देखिए रिबेलियन में डेविएंट अगर देखा जाए जो अगर इसकी जर्नल एक जो टर्म है डेविएंट की, तो वो है ही डेविएंस वो होता है जो कि जो है वो इनकलाबी होता है, जो कि जो है वो आम बातों को नहीं मान रहा होता है। तो ये फिर डायरेक्ट इसको हम रेबेलियन ही क्यों नहीं कहते थे? नहीं जनाब, रेबेलियन ऐसे नहीं, डेविएंस ये सारे के सारे डेविएंट में आ रहे हैं। रेबेलियन दरअसल वो होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इज़ अ रिफ्यूज़ल बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू फॉलो लॉ। वो यानी कि ये रिबेलियन ये होता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है और वो रिबेल कर देता है कि हम इस लॉ को नहीं मानेंगे। हम जैसे कि 1957 के अंदर हुआ और जो है वो जंग आज़ादी जिसे कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ जो है रिबेलियन या गदर का नाम देते हैं कि गद्दारी कर दी। तो बहरहाल ये डेविएंस था, वो ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से होता है। ठीक है जी। तो ये जो है वो रिबेलियन होगा जो कि ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से होगा। अभी डेविएंस ख़त्म नहीं हुआ। मैटन अडॉप्टेड दुर्खेम्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी टू एक्सप्लेन द डेविएंस। हिज थ्योरी combine structural factor, unequal opportunities and cultural factors where emphasis on getting success at any cost। यानी कि उसने कहा कि डेविएंस के अंदर जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि वो सक्सेस चाहता है, वो अपनी जीत चाहता है किसी भी कीमत पे। ये है जो कि डेविएंट करती है किसी शख्स को, किसी सोसाइटी को डेविएंट करती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे जो है वो सक्सेस चाहता है। अब ये जो छठा जो ये आ रहा है, गालिबन ये इसके सीरियल नंबर गलत हो गया है, जी हाँ 5वां ही होगा, सही है। तो ये जो 5वां आ रहा है रिचुअलिज़म, ये रिचुअलिज़म क्या है? रिचुअलिज़म से तो ऐसा लग रहा है कोई रस्मों का जो है वो मानने वाला। तो देखते हैं, कहता है रिचुअलिज़म इज़
रिचुअलिज्म कैन नॉट रीच सो रिजेक्ट्स गोल। जो बंदा जो कि कैन नॉट रीच सो रिजेक्ट गोल्स, जो रीच नहीं कर पाता वो गोल्स को रिजेक्ट कर देता है। मकसद ये कि जो है वो आपके अब्बा ने कहा इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बन जा, इंजीनियर बन जा। आपको इंजीनियर बन ही नहीं सकते थे, आपने कहा मैं इंजीनियर बनता ही नहीं, छोड़ दिया इंजीनियरिंग स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज ही छोड़ दिया आपने। तो कैन नॉट रीच सो रिजेक्ट गोल्स, तो वो गोल ही आपने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रिजेक्ट क्यों किया है गोल? ये डेविएंस तो हुआ, रीति रिवायत तो तोड़ दिया आपने, लेकिन जो है वो इसलिए कि सक्सेस आपको एट एनी कॉस्ट चाहिए, आपको सक्सेस की तलाश है। आप किसी भी कीमत पे, आपने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, लोग यूनिवर्सिटी जाने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत और पैसा खर्च करते हैं, आपने कहा नहीं जनाब इधर मेरा फ्यूचर नहीं है। वन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिचुअलिज्म इज़ व्हेन पीपल डू नॉट एम्ब्रेस द गोल ऑफ गेटिंग अहेड in society by doing well in one's career and earning as much money as possible. Many have often thought of this as American dream, as did Merton when he created his theory of structural strain. अब देखिए ये वही बात इसने अंग्रेज़ी में कही है कि वो उसने अपने सक्सेस को हासिल करने के लिए अपनी मनी के, जाहिर सी बात है आप सक्सेसफुल हैं तो आपका पैसा भी होना लाजमी है। अगर आजकल की सक्सेस के अंदर जो है वो पैसा ना हो तो वो सक्सेस ही क्या है। तो ये वो कहता है कि बेसिकली अमेरिकन ड्रीम से बोरो किया मैटन ने, क्योंकि अमेरिकन ड्रीम एक बहुत बड़ी टर्म है अमेरिका के अंदर, और वो आपको मैं इस तरह समझा सकता हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, लंबा हो जाएगी बात। कहते थे अमेरिकन ड्रीम इज़ द बिलीव दैट एनीवन रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे वर बॉर्न और व्हाट क्लास दे वर born into can attain their own version of success in any society where upward mobility is possible for everyone. This is American dream. वैसे तो ये इस्लाम का भी मैसेज है, लेकिन जो है वो कहता है कि हर आदमी को हक़ है आगे बढ़ने का, हर आदमी को जीतने का हक़ है, हर आदमी को किसी भी तरीक़े से कामयाबी हासिल करनी होगी और करनी चाहिए, बिना किसी इस बात के कि वो किस सोसाइटी से, किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, उसका रंग क्या है, उसकी ज़बान क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। अगर वो इंसान है, उसके अंदर कोई सलाहियत छुपी है, वो अपनी सलाहियत को ढूंढे और सक्सेसफुल होके दिखाए। कहता है द अमेरिकन ड्रीम इज़ अचीव थ्रू सेक्रीफाइस, रिस्क टेकिंग एंड हार्ड वर्क रादर देन बाय चांस। और अमेरिकन ड्रीम की एक और बात भी उन्होंने बता दी कि अमेरिकन ड्रीम जो है ना, दरअसल ये नहीं है कि बाय चांस हो जाता है, इसके लिए सेक्रीफाइस होता है। आप कहें भाई शाहरुख खान जो है वो शाहरुख खान बन गया, तो वो शाहरुख खान बाय चांस नहीं बना होगा, उसने बड़ी सेक्रीफिकेशन की होंगी, रिस्क टेकिंग की होंगी। आपके यार हर हमें भी बड़ी सलाहियतें थी, हम भी बड़े हीरो बन सकते थे, नहीं जनाब, इसके अंदर यकीनन जो है वो सेक्रीफाइस होता है, रिस्क टेकिंग होती है, हार्ड वर्क होता है, रादर देन बाय चांस। जी जनाब। तो कहता है कि जेम्स ट्रूस्लो एडम्स, ये जेम्स ट्रूस्लो एडम का नाम मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि ये अमेरिकन ड्रीम का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी ने क्वाइन किया था। जेम्स ट्रूस्लो एडम्स क्वाइन द टर्म द अमेरिकन ड्रीम इन 1931 and concluded by Merton in 1938 by ritualism। वो कहता है कि रिचुअलिज्म दरअसल ये अमेरिकन ड्रीम से ही निकली हुई है कि कॉस्ट एट एनी सक्सेस, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सक्सेस एट एनी कॉस्ट इज रिचुअलिज्म। इफ़ यू कैन नॉट रीच एनी गोल रिजेक्ट इट। अगर आप कोई गोल नहीं हासिल करें, बदलें अपना गोल, चेंज कीजिए, रिचुअलिज्म है। तो लेकिन ये डेविएंस भी तो है ना सर। तो आई होप कि आपको डेविएंस समझ में आ गया होगा। द अमेरिकन ड्रीम इज़ दैट ड्रीम ऑफ अ लैंड विच लाइफ शुड बी बेटर एंड रिचर एंड फुलर ऑफ फॉर एवरीवन विद द अपॉर्चुनिटी फॉर ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी और अचीवमेंट। जेम्स ट्रूस्लो एडम्स का ये कॉल है, ये उसी ने कहा था, उसी की कोटेशन है। यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।